स्वागत है आपका इट्स इजी चैनल पर और मैं हूं देवगन। आज हम फिर से आ गए हैं अपनी कक्षा में, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री जो हम पढ़ रहे हैं वो किस क्लास के लिए पढ़ रहे हैं? 12th क्लास के लिए पढ़ रहे हैं। 12th क्लास में हम हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स चैप्टर पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने हुंस-डीकर रिएक्शन की वीडियो दी थी, उम्मीद है वो आप सबको अच्छी लगी होगी। आइए इस वीडियो में हम चलते हैं हैलो एल्केन्स की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हम उसके भौतिक गुण देखते हैं। किसी भी चीज़ को बाहर से देखना उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को मैटर करता है। जैसे आप बाहर से सुंदर हैं, आप कैसी कैसी चीज़ें, आपके आँख कैसी है, आपके कान कैसे हैं, आपके बाल कैसे हैं, जो बाहर से हमारे गुण देखे जा सकें वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। मतलब हम उनके रिएक्शन ना करवाएं, रिएक्शन के बिना ही हम ये जान जाएं कि इनके अंदर ये गुण है, तो वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत आता है। अब जो दूसरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो कि हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ का टॉपिक रहेंगी। ठीक है, अभी हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं हैलो एल्केन्स के। हैलो एल्केन्स में आप कई सारी रिएक्शंस पढ़ चुके हैं, अभी तक प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ चुके हैं, इनके प्रकार पढ़ चुके हैं, कैसे बनाए जाते हैं, नॉमेनक्लेचर पढ़ चुके हैं। ये सारी चीज़ें आप पिछले वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं, और अगर नहीं पढ़ चुके हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दी हुई है, वहाँ से जा कर के आप उनको पढ़ सकते हैं। आइए चलते हैं हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलो एल्केन्स की तरफ। देखिए, फिज़िकल प्रॉपर्टी में जो सबसे पहली चीज़ आती है, ये होते कैसे हैं, बाहर से कैसे दिखते हैं, या इनका स्टेट क्या होता है। तो जो लोअर हैलो एल्केन्स होते हैं, बात करें हम लोअर हैलो एल्केन्स की, तो एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो लाइक CH3F ले लें, CH3Cl ले लें, ठीक, CH3Br ले लें, ठीक, एंड देन CH3CH2F ले लें। तो दीज टाइप ऑफ लोअर हैलो एल्केन्स जो होते हैं, मतलब जहाँ पर कार्बन की संख्या खाली 1 या 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, लोअर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये लोअर हैलो एल्केन्स होते हैं। तो इनका जो स्टेट होता है वो मेनली गैसेस के फॉर्म में होता है। मेनली वो कैसे फॉर्म में रहेंगे? गैसेस के फॉर्म में रहेंगे। ठीक है बेटा, अब वो गैसेस के फॉर्म में हो गए। अब उसके बाद जब हम लोअर के बाद थोड़ा सा अपर केस में जाते हैं तो अप टू कार्बन 18, यानी कि जब जहाँ पे हमारे पास 18 कार्बन से ज़्यादा हैं, ठीक, 18 कार्बन से ज़्यादा नहीं, 18 कार्बन तक हैं। ठीक है, अगर हमारे पास 18 कार्बन एटम तक हैं तो वो लिक्विड्स हो जाते हैं। जो उससे लोअर से, सबसे लोअर वाले, वो क्या होते हैं? गैसेस होते हैं। फिर अप टू C18 तक, यानी कि 18वें कार्बन तक, यानी कि अगर हम C18 तक यूज करते जाएं तो फिर उसके बाद जो हैलो एल्केन बनेगा C18 से, वो सब कैसे होंगे? वो लिक्विड होंगे। लिक्विड यानी कि द्रव रूप में पाए जाएंगे। ठीक है, और उसके ऊपर भी अगर हम चले जाएं हाई मॉलिक्यूलर मास वाले, वो सब सॉलिड्स बन जाएंगे। ठीक है, वो सब सॉलिड्स के फॉर्म में पाए जाते हैं इन द नेचर। ठीक है, आइए देखते हैं अप टू कार्बन 18। ठीक है, इनके पास एक कलर नहीं पाया जाता है, ये कलरलेस होता है। ठीक है, यानी कि ये कलरलेस है। और दूसरी चीज़ है, इनका एक स्वीटिश ऑर्डर होता है, यानी कि जैसे मीठी मीठी थोड़ी गंध वो पाई जाती है इनके अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आ जाती हैं। जो दूसरा गुण है, फिज़िकल स्टेट के बाद हम अगर आए दूसरे गुण पे, तो दूसरा गुण इनका हो जाता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बेटा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, हमें जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है अक्सर क्वेश्चन मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से आते हैं। ठीक है, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट इनका जो होता है, इनका अपने पेरेंट वाले एल्केन से, जहाँ से ये मैन्युफैक्चर होते हैं, जहाँ से ये बन के आते हैं, जहाँ से इनको हम प्रिपेयर करके लाते हैं, ठीक है, जो पेरेंट एल्केन इनका होता है उससे तो हायर बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स रखते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मान लो हमारे पास मीथेन से बना मिथाइल क्लोराइड है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा अपेक्षाकृत मीथेन के। एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर कोई चीज़ और है जो अपने पेरेंट एल्केन से कंपैरिजन की जाए उसकी, तो उससे उसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट हमेशा हाई होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके पास वॉन डेर वाल इंटरेक्शन ज़्यादा होता है। ठीक है,
वॉन वॉल इंटरेक्शन की बात अगर की जाए तो वॉन वॉल इंटरेक्शन के कारण, अच्छा वॉन वॉल इंटरेक्शन और डाइपोल डाइपोल मोमेंट, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी होता है, यानी कि प्लस और माइनस चार्ज। डाइपोल का जनरेशन कहाँ पे ज़्यादातर होगा, जहाँ पे आपका कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा होगा। तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो ऐसे करके लगे हुए हैं। तो ये सब क्या करते हैं, माइनस और पॉजिटिव डेल्टा को जनरेट करते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जनरेशन होता है, इस पे नेगेटिव डेल्टा, इस पे पॉजिटिव डेल्टा, ठीक है। तो ये जो जनरेशन होता है इसके कारण भी इनका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है इनके पेरेंट एल्केन से, ठीक है। इनके पास हायर मॉलिक्यूलर मास हो जाता है, चूँकि आपका एक ग्रुप लग जाता है क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो में से, आयोडो में से कोई, तो वो क्या काम करता है, वो मॉलिक्यूलर मास को हाई कर देता है, ठीक है। अब आते हैं हम इनके तरफ, अगर सेम एल्काइल ग्रुप लगा हुआ हो, ठीक है, सेम एल्काइल ग्रुप लगा हुआ हो और हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हों, कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हों, मान लो हमारे पास है RI RCl RBr है, ठीक है, देन आयोडो क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो, ये है। अब इनको हमें अरेंज करना है कि इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट के अनुसार इनको अरेंज करना पड़े कि इसमें से हायर कौन रखेगा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। तो अब हायर बॉइलिंग पॉइंट के लिए हमें जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा साइज कैसा है, साइज मैटर करता है। यहाँ पर किसी भी एटम का साइज मैटर करेगा, ये आकर के इससे जुड़ रहा है तो इसका साइज क्या है, तो और साइज मैटर किसका करेगा, ये जो ग्रुप्स लग रहे हैं फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो और आयोडो ग्रुप्स, ठीक, ये जब लग रहे हैं तो इनका साइज जो होगा, अगर छोटा साइज होगा, जहाँ पे छोटा साइज होगा वहाँ पे क्या होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे आपका साइज छोटा होगा वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट हमेशा कम रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि F के पास साइज सबसे छोटा है, ठीक है, तो RF का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे कम होगा, ठीक है। उसके बाद Cl का साइज है, ठीक है, तो RCl का साइज इसके बाद है तो RCl इससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखेगा। देन उसके बाद कौन आ जाएगा, ब्रोमीन, ठीक है, तो RBr हो जाएगा। इसके बाद कौन आएगा, आयोडीन, ठीक, तो RI आ जाएगा। अब ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे जैसे साइज़ इंक्रीज़ करता जाएगा, जैसे जैसे साइज़ इंक्रीज़ करता जाएगा, क्या आपका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो इंक्रीज़ करता जाएगा, ठीक है। बहुत सरल सा कॉन्सेप्ट है, व्हेन द साइज ऑफ हैलोजन एटम इंक्रीजेज बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज इन सेम एल्काइल ग्रुप। अगर वो सेम एल्काइल ग्रुप से अटैच्ड रहेंगे तो क्या होगा, उनका बॉइलिंग पॉइंट एज द साइज इंक्रीजेज बॉइलिंग पॉइंट आल्सो विल इंक्रीज, है ना। इनका कुछ बॉइलिंग पॉइंट अगर आपको ध्यान में रखना हो तो इनका बॉइलिंग पॉइंट मैं लिखवा सकता हूँ, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट अगर लिखना चाहें आप तो होता है CH3F का जो होता है, मान लो हमारे पास यहाँ पे CH3 मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है, ठीक, CH3F है, CH3Cl है, सारा जो हैलोजन एटम है वो CH3 से जुड़ा हुआ है, एल्काइल ग्रुप से, मिथाइल ग्रुप से, CH3Br है, देन CH3I है। अब हम इसको क्या कहेंगे, अब इसमें जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लगभग 194 पॉइंट समथिंग होता है, 194.6 हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। और दूसरे वाले के लिए हो जाएगा 248.8, 248.8, ये आपकी NCERT में दिया हुआ है बेटा, ठीक है। 276.6, 276.6 एंड ये जो होगा वो होगा 315.8, ठीक, लगभग इतना होता है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये मैंने बताया, ये कॉन्सेप्ट कैसे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे साइज ऑफ एटम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे साइज इंक्रीज हो रहा है हैलोजन एटम का, वैसे वैसे क्या हो रहा है, आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता जा रहा है। तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है, एज द साइज ऑफ हैलोजन एटम इंक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेज, है ना। चलिए एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हम कर सकते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा
सबसे ज़्यादा जहाँ पर मॉलिक्यूलर मास, जहाँ पर एल्किल चेन जितनी लंबी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा, है ना। हेलो एल्केन्स के केस में बेटा, जहाँ पर अगर मान लो सेम ही हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है, कुछ ऐसे एल्काइल ग्रुप्स हैं जिन पे सेम हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, एज लाइक CH3Cl ले लेते हैं, CH3CH2Cl ले लेते हैं, देन CH3CH2CH2Cl ले लेते हैं, देन एक और एग्जांपल लेते हैं CH3CH2CH2CH2 एंड Cl। अब ये 4 एग्जांपल्स हैं आपके पास। चारों एग्जाम्पल में क्या है, एक में एक मिथाइल ग्रुप है, एक में इथाइल ग्रुप है, एक में प्रोपाइल ग्रुप है, एक में ब्यूटाइल ग्रुप है, और क्लोरीन जो है या क्लोरीन एटम जो है वो क्या है, क्लोराइड जो है वो सब में सेम है। अब सब में जो सेम चीज़ है उससे तो हमें मतलब रह नहीं गया। अब यहाँ पर हम इसके अकॉर्डिंग बॉइलिंग पॉइंट को नहीं चेक कर सकते, नहीं चेक कर सकते, है ना। अगर नहीं चेक कर सकते तो हमारे पास दूसरा क्या ऑप्शन आ जाता है, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास एल्किल चेन, यानी कि R। ये चेन कितनी लंबी लगी हुई है, ठीक है। अब ये चेन जितनी भी लंबी होगी उसके अकॉर्डिंग हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो वेरी करेगा। वेरी करने का मतलब ये है कि बढ़ता या घटता जाएगा। जैसे अगर हम चेन की लेंथ बढ़ाते चले जाएं तो वेरिएशन क्या होगा, चेन की लेंथ बढ़ते ही हेलो एल्केन्स में क्या हो जाएगा, चेन की लेंथ जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। आपका बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज व्हेन एल्किल चेन विल इंक्रीज, है ना। जैसे जैसे आपकी एल्किल चेन इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे आपका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। चलिए, एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट था ये भी याद रखिएगा, एज द एल्किल चेन का कॉन्सेप्ट इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज ही होगा। इसको ऐसे बना लेते हैं, इंक्रीज को ऐसे आप दिखा सकते हैं आप, ठीक है। आपको याद रखने के लिए ये है, आप बॉइलिंग पॉइंट तब इंक्रीज होगा जब एल्किल चेन में इंक्रीमेंट आएगा, ठीक है। यानी कि एल्किल चेन जब जब इंक्रीज करेगी और सेम अगर हेलोजन एटम लगा हुआ है तब का केस ये है बेटा, ठीक है। नाउ तीसरा जो कॉन्सेप्ट आ जाता है बेटा इसी में, आइसोमर्स आ जाए, आइसोमर्स आ जाए वहां पे बॉइलिंग पॉइंट हम कैसे चेक करेंगे। आइसोमर्स मान लो आ रहे हैं, ठीक है। अब आइसोमर्स का मॉलिक्यूलर मास तो सेम, हमेशा आइसोमर्स जो होंगे वो मॉलिक्यूलर मास को सेम रखेंगे, ठीक। तो वहां पर हम कैसे चेक करेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो किसका ज़्यादा होगा या किसका कम होगा। आइसोमर्स में मॉलिक्यूलर मास भी सेम है, जो चीज़ लगा हुआ है वो भी सेम है, हेलोजन ग्रुप भी सेम है, एल्किल ग्रुप भी सेम है ना। बट आइसोमर्स हैं वो किस जगह पे लगे हुए हैं इसके अकॉर्डिंग हमें देखना है। तो क्या होगा, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं 1 ब्रोमोब्यूटेन का। मान लीजिए ये हमारे पास है CH3 CH2 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 Br। ये क्या है बेटा, 1 ब्रोमोब्यूटेन। इसका एक और जो हम बनाना चाहें आइसोमर, वो कैसे बनेगा। आइसोमर्स अगर आपने नहीं पढ़ा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में उसकी भी लिंक दी हुई है, ठीक है। वहां से जा करके आप आइसोमर्स पढ़ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये 1 ब्रोमोब्यूटेन है। दूसरा अगर हम इसका आइसोमर बनाना चाहें बेटा कुछ ऐसे बन सकता है ना, CH CH2 Br CH3 CH3, ठीक है। ये बन सकता है ना, इसको क्या बोलेंगे, ठीक है, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसका तीसरा आइसोमर जो बन सकता है वो कैसे बनेगा बेटा, ऐसे,
ये हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा आपका तीसरा आइसोमर और इसका नाम हो जाएगा आपका 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक, दूसरे कार्बन पे ही क्या है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल और प्रोपेन हो जाएगा। आइए, अब हमारे पास ये तीन चीज़ें हो गई। मॉलिक्यूलर फार्मूला जरा देखिएगा, तीनों का सेम है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, 1 2 3 4, यानी कि C4 है। H कितने हैं, 3 2 5 2 7 2 9, C4H9Br। ठीक, आप कहीं पे भी चेक कर लीजिए, सारा फार्मूला जो होगा वो सेम होगा। 3 3 6 1 7 2 9, 9 हाइड्रोजन 4 कार्बन 1 Br, 3 3 6 3 9, 9 हाइड्रोजन 4 कार्बन 1 Br, यानी कि ये आइसोमर्स हैं। आइसोमर्स के बारे में आप जानते हैं, आइसोमर्स वो होते हैं जहां पर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चरल फार्मूला में डिफरेंस आ जाता है। अब यहाँ पे आप तीन स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं बेटा, ये तीनों के तीनों स्ट्रक्चर्स जो हैं वो क्या काम कर रहे हैं कि आपको तीन प्रकार की चीज़ें दिखा रहे हैं। अब हम यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट को कैसे वेरी करेंगे, यहाँ पर ये केस में बॉइलिंग पॉइंट कैसे वेरी करता होगा, वो वेरिएशन तब आता है जब साइड चेन बढ़ती है। अब हम यहाँ पर ये नहीं देख रहे हैं कि एल्किल चेन कितनी बड़ी है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि साइड चेन में कौन कौन सी जगह पे कितनी चीज़ें लग रही हैं। अब हम पेरेंट एक चेन ले रहे हैं और जहाँ पर साइड चेन को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक पेरेंट चेन है, ये देखिएगा, ये पेरेंट चेन है और ये कहीं पे नहीं टूट रही है। ठीक, Br तक, अप टू Br। ठीक, अब यहाँ पे पेरेंट चेन कौन सी है, ये। ठीक, ये पेरेंट चेन हो गई और यहाँ पे पेरेंट चेन आप इसको मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे, ये तो मिथाइल ग्रुप हो जाएगा। जिधर Br लगा हुआ है उसको आप पेरेंट चेन मानिए। ठीक, इसको जो है ऐसे ले जाइए, ये लंबा। अब पेरेंट चेन हमारी 1 2 3 कार्बन की होगी, चाहे नीचे कर दीजिए चाहे ऊपर कर दीजिए। अब ये जो पेरेंट चेन हो गई हमारी, हमें तीनों जगह पता चल गया। अब हमें देखना है ब्रांचिंग कहाँ ज़्यादा हो रही है। ठीक है, ब्रांचिंग किधर ज़्यादा हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिफ़र करता है। जहाँ जहाँ जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग, जहाँ जहाँ ब्रांचिंग की सुविधा ज़्यादा रहेगी वहाँ वहाँ बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर कोई ब्रांचिंग नहीं है तो इसका जो BP रहेगा वो हाईएस्ट रहेगा इन तीनों में। ठीक, इन तीनों में हाईएस्ट रहेगा। सेकेंड नंबर पर देखिए तो 1 2 3, 3 कार्बन का एक हमें मिल रहा है। ठीक है, और एक साइड चेन लग रही है तो इसका सेकेंड नंबर पे रहेगा। और ये जो है यहाँ पे एक ब्रांच ये लगी हुई है इस वाले कार्बन पे जिससे Br जुड़ा हुआ है और एक ब्रांच ये जुड़ी हुई है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे ब्रांचिंग ज़्यादा है, इसीलिए क्या हो गया, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट हो गया वो सबसे कम हो गया। यानी कि सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे। हाईएस्ट क्यों है ये मैं समझा चुका हूँ। हाईएस्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कोई ब्रांचिंग नहीं पाई जा रही, यानी कि ब्रांचिंग ऑल्सो इफेक्ट्स बॉइलिंग पॉइंट्स, है ना। लिखिएगा, ब्रांचिंग ऑल्सो अफेक्ट्स बॉइलिंग पॉइंट्स, है ना। ब्रांचिंग जो होगी आपकी वो भी क्या अफेक्ट करेगी, बॉइलिंग पॉइंट को। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा, एज ब्रांचिंग इंक्रीजेज, नीचे लिखिएगा, इसको मिटा दूं, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मिटा रहा हूं मैं इसको, चलिए। एज ब्रांचिंग इंक्रीजेज, आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं, एज ब्रांचिंग इंक्रीजेज, एज द ब्रांचिंग इन haloalkanes increases, the boiling point decreases, the boiling point decreases। यानी कि अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो लिखेंगे ब्रांचिंग इन haloalkanes increases को ऐसे दिखाइए, increases, तो क्या होगा आपका, बॉइलिंग पॉइंट को BP लिख रहे हैं, ये ब्लड प्रेशर नहीं है बेटा। ठीक है,
हाँ डीपी, पिछले वीडियोस में क्या आ रहा था डीपी, तो आपकी डीपी किसने किसने बदल ली भाई, कमेंट करके बताओ ज़रा। चलो तो ये बीपी है, बीपी क्या करेगा, डिक्रीज़ कर जाएगा बेटा, और ब्रांचिंग क्या होगी अगर इंक्रीज़ हो रही होगी तो। ठीक, तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट हमारे बॉइलिंग पॉइंट का। हमने 3 कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। एक तो अगर अलग अलग आपके हैलोजन एटम्स जुड़े हों, अगर अलग अलग हैलोजन एटम्स जुड़े हैं तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज करता जाएगा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, और दूसरा कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा, जैसे जैसे एल्किल चेन की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती जाएगी, यानी कि एल्किल चेन में कार्बन मॉलिक्यूल बढ़ते जाएंगे, यानी मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, आपकी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। एक केस आता है ब्रांचिंग का, जहाँ पर आपकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज कर रही है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब साइड में कार्बन चेन लग जाती है तो वो बॉइलिंग पॉइंट पे एडवर्स इफेक्ट डालती है और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट किसका, आपके बॉइलिंग पॉइंट का। अगला जो कॉन्सेप्ट है फिजिकल प्रॉपर्टी में वो हो सकता है सॉल्युबिलिटी। अब ये सॉल्युबल किसमें किसमें हैं, ठीक, कौन कौन से सॉल्वेंट ऐसे हैं जो इनको घोल सकते हैं। ठीक, हाँ स्लाइटली अभी लाइट चली गई थी इसीलिए वीडियो थोड़ा सा आपको कट मिलेगा बीच में। बॉइलिंग पॉइंट हमने देखा, उसके बाद हम आ रहे हैं सॉल्युबिलिटी पे। सॉल्युबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ ऐसा है कि हमारे जो हेलो एल्केन्स हैं, मान लीजिए ये है, तो ये स्लाइटली पोलर तो होते हैं, मतलब इस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज और इस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आता है, बट ये इतना स्ट्रांग नहीं होता बेटा कि ये वाटर का जो कॉन्सेप्ट है या वाटर के बॉन्ड्स जो हैं उनको तोड़ पाएँ। ठीक है, वाटर के बॉन्ड्स को ये नहीं तोड़ पाते हैं, इसीलिए वाटर में होते हैं इनसॉल्युबल। ठीक, और वाटर में अगर इनसॉल्युबल हैं तो ऐसा नहीं है किसी में सॉल्युबल नहीं है, कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे एल्कोहल, ईथर, एसीटोन वगैरह, क्लोरोफॉर्म हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, इनमें सब में ये सारी चीज़ें घुल जाती हैं। ठीक है, जितने भी हेलो एल्केन्स हैं वो घुल जाते हैं किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, यानी कि वाटर में जो सॉल्युबिलिटी है इनकी वाटर में नेगेटिव है। ठीक है, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो होंगे वो क्या करेंगे, उसमें ये पॉजिटिव हैं। ठीक, यानी कि वाटर में इनसॉल्युबल हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल हैं, यानी कि ये इनकी स्टेबिलिटी सॉल्युबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आपको बस इतना याद रखना है, वाटर सॉल्युबल एंड ऑर्गेनिक, वाटर इनसॉल्युबल एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट आ जाएगा डेंसिटी का बेटा। डेंसिटी का कॉन्सेप्ट जो है, डेंसिटी का मतलब घनत्व। अब घनत्व का मतलब क्या होता है, घनत्व का मतलब ये होता है कि कितने स्ट्रांगली उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में अटैच्ड हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम डेंसिटी। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि इनकी डेंसिटी पे क्या क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक, तो जो क्लोरो एल्केन्स होते हैं, क्लोरो एल्केन्स जो होती हैं वो लाइटर होती हैं वाटर में। क्लोरो एल्केन्स हमेशा बहुत लाइट होती हैं, बहुत ज़्यादा हल्की होती हैं, यानी कि इनकी डेंसिटी जो होती है वो कम होती है। ठीक, वाइल ब्रोमो एल्केन्स और आयोडो एल्केन्स जो होंगी वो क्या होंगे, वो हैवियर इन साइज होंगे। ठीक है, और हैवियर होंगे। ठीक, हैवियर इसलिए होंगे, हैवियर क्यों हैं, क्योंकि उनकी डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक, और रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है उनकी, फॉलो करती है कैसे, देखिएगा RCl की जो रिलेटिव डेंसिटी होगी, यानी कि एल्किल चेन से अगर क्लोराइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी कि ये क्लोरो एल्केन है या क्लोरो एल्केन है, तो फिर वो क्या होगा, उसका जो डेंसिटी होगा वो कम होगा। वहीं RBr की जो डेंसिटी होगी वो ज़्यादा होगी और I की जो होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। तो डेंसिटी के हिसाब से इनका जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ ऐसा रहेगा, है ना। तो इतना आपको याद रखना है, डेंसिटी के अकॉर्डिंग जो आयोडो एल्केन्स होंगे उनकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है और जो आपके ब्रोमो एल्केन्स हैं उनकी डेंसिटी मीडियम होती है, RCl की सबसे कम होती है। ठीक है,
क्लोरो एल्केन्स लाइटर होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, ठीक। तो अगर हम कुछ देखें तो हेलो एल्केन्स की डेंसिटी के अकॉर्डिंग अगर अरेंज करने को आ जाता है एक भी क्वेश्चन, तो वहाँ पे आई की डेंसिटी, जिससे आई जुड़ा रहेगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी बेटा, बी आर जिससे जुड़ा रहेगा उसकी डेंसिटी उसके बाद आएगी, और तीसरे नंबर पर आएगा आपका क्लोरो ग्रुप, ठीक। उसके बाद एक चीज़ और आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल प्रॉपर्टी में बेटा, वो पढ़नी है हमें, स्टेबिलिटी। अच्छा, स्टेबिलिटी किसे कहते हैं ये तो पता है ना, स्टेबिलिटी किसे कहते हैं? आपके लिए स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? आपके लिए स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है भाई? कमेंट करके बताइए। ठीक, आपके लिए स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, आप कमेंट करके अपना जवाब लिख सकते हैं। ठीक, स्टेबिलिटी का मतलब वो होता है कि हम अगर समाज में रह रहे हैं तो हमारे ऊपर बाकी सारी जो चीज़ें समाज में घटित होती हैं उनका कितना फ़र्क पड़ता है और कितना फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसे ही रसायन की दुनिया में, केमिस्ट्री की दुनिया में कोई भी कंपाउंड या कोई भी जो भी रिएजेंट है वो स्टेबल तब माना जाता है जब वो बाहरी चीज़ों से उतनी जल्दी रिएक्ट ना करे। ठीक, तो कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, कौन कम स्टेबल होता है, इसको हम कहते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी। ठीक, अब रिलेटिव स्टेबिलिटी अगर हम देखने जाएंगे किसकी, आपके जो हेलो एल्केन्स हैं। अब हेलो एल्केन्स को हम जानते हैं कि हैलोजन ग्रुप में हमारे पास कितनी चीज़ें हैं, कितनी चीज़ें हैं भाई? हैलोजन ग्रुप में कौन कौन है? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। ठीक, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन आता नहीं है। ठीक है, वो जो है कभी भी हेलो एल्केन में फॉर्मेशन में नहीं आता है। ठीक, ये चारों आते हैं, ये भी बहुत हल्का आता है, खुद भी निकल सकता है कहीं कहीं से। ठीक है, तो हमारे पास चार चीज़ें हैं। अब हमें देखना है रिलेटिव स्टेबिलिटी इन चारों में कैसे पाई जाएगी। ठीक, अब इन चारों की जो रिलेटिव स्टेबिलिटी होगी बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर हम जाएंगे तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबिलिटी होगी बेटा वो होगी आपके, अगर एल्किल चेन से सब चीज़ें जुड़ रही हैं तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी आपकी पाई जाएगी आपके इसमें, फ्लोरीन में। फिर उसके बाद RCl की स्टेबिलिटी होगी, फिर RBr की स्टेबिलिटी होगी, देन एट लास्ट RI की स्टेबिलिटी होगी। और ऐसा क्यों हो रहा है बेटा, ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, पिछले कुछ एग्जाम्पल्स में आप देख चुके हैं। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है, साइज मैटर्स है ना, एक कॉन्सेप्ट आया था साइज मैटर्स। ठीक, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है, साइज बढ़ेगा तो क्या होगा बेटा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कमज़ोर होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कमज़ोर होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर कमज़ोर होगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम लगेगी। कॉन्सेप्ट पूरी केमिस्ट्री में आपको यही मिलेगा कि जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाएंगे वैसे वैसे साइज इंक्रीज़ होगा, और साइज इंक्रीज़ होगा तो फिर क्या होगा, बॉन्ड लेंथ लंबी होती जाएगी। बॉन्ड लेंथ लंबी होगी तो फिर क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ की लंबाई बढ़ने के साथ साथ हमारी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती जाएगी। यानी कि अगर दो मॉलिक्यूल्स आपस में क्लोज हैं, ठीक, और ये बहुत क्लोज हैं, अब देखिएगा ये दो मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें एक का साइज़ बड़ा है, अब ये थोड़ा सा सेंटर से दूर है। ऐसे ही नीचे अगर हम और बनाते चले जाएं, मैंने एक एग्जांपल दिया था पिछले कुछ वीडियोस में, तो ऐसे ही अगर हम और बनाते चले जाएं, एक और बना लें। ठीक, इसका सेंटर यहाँ है और इसका सेंटर यहाँ है, ये इससे जुड़ा हुआ है। अब देखिए, अब मान लीजिए ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, तीन बॉन्ड्स हैं आपके पास। अगर इसको नेमिंग कर दी जाए A, B एंड C,
कॉन्सेप्ट देखिएगा बेटा, अगर इनको नेमिंग कर दिया जाए ABC के तौर पे, तो ये जो बॉन्ड है ज़्यादा क्लोज है। आपका कोई ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है, उसको अगर डिसइंटीग्रेट करना है या उसको अगर आपसे अलग करना है, तो फिर किसी को क्या करना पड़ेगा, किसी को कितनी साजिशें करनी पड़ेंगी, ये आप पढ़ चुके हैं, ऐसे ही मैंने पढ़ाया था पिछली बार। तो यहाँ पे जो बॉन्ड ज़्यादा मजबूत है उसको तोड़ने में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। यानी कि ज़्यादा एनर्जी, आप ज़्यादा साजिश करेंगे तब जा करके ये बॉन्ड इनके बीच का टूटेगा, ठीक। यहाँ पे बॉन्ड थोड़ा सा कमज़ोर है अपेक्षाकृत इसके, ठीक। क्यों? क्योंकि ये इसका सेंटर यहाँ पे है, इसका सेंटर यहाँ पे है, तो ये दोनों सेंटर से दूरी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। अब ज़्यादा दूरी है तो यहाँ पे जो मेहनत हमें करनी है, यहाँ पे जो साजिश हमें करनी है, वो साजिश थोड़ा सा कम करनी पड़ेगी, ठीक। इससे तो कम ही करनी पड़ेगी। इस वाले में तुम बड़ी साजिशें की, उसके बाद जा करके इसका बॉन्ड तोड़ पाए हम लोग, है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए। बॉन्ड अगर किसी के बीच है, किसी के बीच की अगर बॉन्डिंग है, तो उसको आपको तोड़ने का कोई अधिकार नहीं है। आप कोई नहीं होते हैं कि किसी के बीच की साजिश करके बॉन्ड तोड़ें। हालांकि आजकल के सीरियल्स जो हो रहे हैं वो यही काम कर रहे हैं, वो पारिवारिक कलहों को उत्पन्न कर रहे हैं। परिवारवाद, जिसमें हमारा मिश्रित परिवार था, मिश्रित परिवार में लोग साथ में रहते थे, साथ में खाते थे, साथ में पीते थे और साथ में रहना उन्होंने प्रारंभ क्या किया था, साथ में ही रह रहे होते थे। लेकिन अब जब से एकल परिवार का कॉन्सेप्ट आया है, तब से सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल पानी हो गई हैं। और ये व्यवस्था लाने का सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है हमारे प्यारे इडियट बॉक्स को। इडियट बॉक्स जानते हैं ना, टेलीविज़न के पीछे पता नहीं कितने घर बर्बाद हो गए। चलिए, वो हमारा खैर कॉन्सेप्ट नहीं है। आइए आते हैं हम लोग साइज़ पे। साइज़ मैटर कैसे करता है? साइज जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, बॉन्ड लंबा होता जाएगा। बॉन्ड लंबा होता जाएगा तो क्या होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की, यानी कि पड़ोसियों को कम मेहनत करनी पड़ेगी आपके घर में कलह लगाने में, है ना। जैसे जैसे बॉन्ड दूर होता जाएगा, यानी कि जैसे जैसे दिलों के बीच दूरियां बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे कोई एक बार भी कह देगा, अरे जानते हो तुम्हारे बारे में वो कह रहा था, तो ये बॉन्ड तुरंत टूट जाएगा भाई। वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी, ठीक। यानी कि जितना जितना साइज बढ़ता जाएगा, जितनी जितनी बॉन्ड की दूरी बढ़ती जाएगी, उतना कम डिसोसिएशन एनर्जी, यानी उतनी कम चुगली लगेगी इस बॉन्ड को तोड़ने में। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ठीक। अगर इतना आपको समझ में आ रहा है तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब साइज इंक्रीज हो रहा है तो आयोडीन का साइज चूँकि सबसे बड़ा है इस ग्रुप में, और एल्केन का साइज हमारे पास सेम ही है, जो एल्केन हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज सेम, ठीक। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या कार्य करता है कि ये जो बॉन्ड है ये जल्दी टूट जाता है, इसीलिए ये लीस्ट स्टेबल है बेटा, ठीक है। जिसका बॉन्ड जल्दी टूटेगा वो लीस्ट स्टेबल होगा, ठीक, एमंग ऑल ऑफ देम, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका मोस्ट स्टेबल हो जाएगा, ठीक। अब अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप कर लेंगे ना, हो जाएगा ना, कमेंट बॉक्स में जरा उत्तर देना। कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको, खाली चुगली याद रखनी है, साजिश याद रखनी है और बॉन्ड की दूरी याद रखनी है, बाकी और को कुछ नहीं याद रखना है। अगर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आता है तो आप क्या करेंगे, आप क्या कर पाएंगे, इसको बहुत अच्छे से बिल्कुल प्रिपेयर करके कर पाएंगे और ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिल जाता है बोर्ड्स में। चलिए, इस टॉपिक के बाद ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वाला पोर्शन है आपका, एक चीज़ और है बेटा, एक चीज़ और इसमें बताना मैं भूल गया, जो आई वाला है, ठीक ना, आयोडो एल्केन जो होता है बेटा, आयोडो एल्केन का कॉन्सेप्ट ये है, कहा जाता है कि ये जैसे ही सनलाइट में जाता है, ठीक है, यानी कि HNO की प्रेजेंस जैसे होती है ये खुद ही टूट जाता है, ठीक, ये खुद ही टूट जाता है। ये खुद टूटता है तो ये इसमें क्या होता है, वो जो रेडिकल्स बनते हैं उसके बाद वो आपस में मर्ज होकर के ये बना लेते हैं। आपने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म नहीं पढ़ी है तो जा करके पढ़ के आइए। हैलोजनेशन वाले मेथड में मैंने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पढ़ाई है, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में उसके लिंक दी हुई है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स दी हुई हैं मेरी वीडियोस की, वो ज़रूर देखिए अगर आपने नहीं देखी हैं, और अगर देखी हैं तो दोबारा देख के आइए, दोबारा कॉन्सेप्ट समझ के आइए, फिर ये पढ़िए।
ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो होता है I2 अलग हो जाता है और एल्केन बन जाता है। तो I2 का बॉन्ड तो लीस्ट स्टेबल है, ये हमें पता तो यहीं पे हो गया था ना। तो इसीलिए ये जो लीस्ट स्टेबल है वो तुरंत खुद ही टूट करके खुद ही अलग हो जाता होगा। ठीक, ऐसा भी हो सकता है जैसे सनलाइट की प्रेजेंस में आता होगा। तो अगर हम मान लो कोई आयोडो एल्केन है, हम अगर उसको धूप में लिए जा रहे हैं तो उसमें फिर कुछ बचेगा नहीं बेटा, उसमें आयोडीन अलग हो चुका होगा, एल्केन अलग हो चुका होगा। ठीक है, तो धूप में इसीलिए इनको नहीं रखा जाता है, डार्क में रखा जाता है, उसकी बोतल पे लिखा होता है कीप इन डार्क। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट के बाद आपका क्या हो रहा है, और ये जो मेथड होता है डिकम्पोजिशन हो जाता है इनका। ठीक है, चलो, तो इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी, उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें कई सारी रिएक्शंस हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की दो रिएक्शंस हैं, एक यूनिमोलिकुलर है, एक बाईमोलिकुलर है। दोनों रिएक्शंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट्स और आएंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आएगा, कायरलिटी आएगी, 2-4 कॉन्सेप्ट और रह जाएंगे, और उसके बाद ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में। फिर हम लोग हेलो एरीन्स की भी कुछ रिएक्शंस देख लेंगे। ठीक है, तो उस तब तक के लिए आप इंतज़ार करिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का, और हम कैसा पढ़ा रहे हैं या हमारे चैनल से क्या जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, वो भी बताइए कमेंट बॉक्स में। आपका जो व्यू है, आपका जो एक कमेंट होगा वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लीज़ 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 कमेंट करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए इस वीडियो को। और जो 12th में हो, जो 11th में हो, अभी आने वाले दिनों में हम कुछ और मेहनत करके 11th की भी क्लास लेकर के आ रहे हैं। उसके बाद हम 10th और 9th की भी क्लास लेकर के इसी चैनल पर आ जाएंगे। ठीक है, तो आपके जो 10th और 9th वाले भी फ्रेंड हैं, 11th वाले भी जो फ्रेंड्स हैं, उनको भी बताइए, आपके जो छोटे भाई छोटी बहनें जो हैं इधर उधर अगल बगल में, तो आप उनको ये चैनल बता सकते हैं। कुछ दिन में हम वहाँ पर वीडियो लाने वाले हैं। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।